स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंट इसकी बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर आज हम कुछ टॉपिक करेंगे जिनके नाम है हमारा ये जो 3 टॉपिक है ये फर्स्ट लेक्चर में हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसके अंदर बिजनेस और इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या होता है और इसके फीचर्स क्या है। तो ये नॉन ह्यूमन एक्टिविटी पिछले उसमें हो चुकी है हमारी, तो हम करेंगे आज बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो वैसे बिजनेस के ना हम संकुचित और वाइडर लेवल पे, नैरो और वाइडर दोनों मीनिंग दे सकते हैं। अगर हम संकुचित अर्थ पे, अगर नैरो लेवल पे अगर नाम लें तो बिजनेस का अर्थ होता है वस्तुओं के क्रय बिक्री से। केवल अगर संकुचित अर्थ में इसका बिजनेस का मीनिंग ले तो होता है वस्तुओं का क्रय और बिक्री। लेकिन विस्तृत अर्थ के अंदर अगर बिजनेस को अगर हम स्टडी करें तो ये उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर, क्या कह रहा है, उनके उत्पन्न होने से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने तक जो जो क्रियाएं की जाएगी वो सारी क्रियाएं जो है बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पर सेवाओं, क्योंकि यहाँ पर सेवाएं भी है, वस्तुओं और सेवाएं दोनों ही आ सकती है। वस्तुएं जैसे उत्पादन करके आप बेच सकते हो या क्रय विक्रय करके बेच सकते हो। सेवाएं भी हो सकती है जैसे इंश्योरेंस की सेवा, बीमा कंपनी की जो सेवा आप देते हैं, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट की सेवा देते हैं। तो इस तरह से सेवा भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो देखो, असंकुचित अर्थ में तो केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय ही था, एक एक्टिविटी थी। अगर विस्तृत लेवल पे देखें तो बहुत सारी क्रियाएं होगी। वस्तुओं का उत्पादन किया, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, एडवर्टाइजिंग की, सेलिंग की, बहुत सारे काम हो गए। यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है और वो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, वो हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं विस्तृत अर्थ के अंदर। तो यहाँ पर सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से स्थान से उपभोग स्थान पर पहुँचाने तक की जाती है। यानी कि सेवा जैसे परिवहन और संदेशवाहन का साधन हो गया, बीमा हो गया, भंडार हो गया, बैंकिंग हो गया। बीमा क्या करता है? जो हमारा सामान है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका बीमा करता है। गोदाम में रखा हुआ है तो ख़राब ना हो जाए, यानी कि कोई चोरी का डर है, या फिर बिजली से जैसे शॉर्ट सर्किट होके आग लग के ख़राब ना हो जाए, तो इस तरह से जल ना जाए, तो इस तरह के नुकसान से हमें बचाता है। तो भंडार गृह के अंदर हम जो हमारा ऑफ टाइम होता है, या हम कह सकते हैं जो स्टॉक होता है, वो रखे रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी निकालते हैं। और बैंकिंग का तो आप सबको पता ही होता है, क्योंकि बैंकिंग तो हमारे जो पैसे होते हैं हमें ज़रूरत पड़ने पर हमें लोन देते हैं, और जब हमारे पास थोड़ा एक्सेस अमाउंट होता है तो उसको डिपॉजिट करता है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे इसकी डेफिनेशन इसकी मैं आपको करवाना चाह रही हूँ HL हेनी के अनुसार, क्योंकि छोटी सी है, इजी याद हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, वो मानवीय क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है जिसके अंदर वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय द्वारा धन कमाया जाता है। बहुत ही आसान है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप वस्तुओं सेवाओं को खरीद के उनको फिर बेचकर धन कमाते हो। केवल धन कमाने से रिलेटेड जो एक्टिविटी है और वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बेच के दोबारा अगर होती है तो वही एक्टिविटी हम क्या करेंगे, किस में करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आता है इसके फीचर्स, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता है, इसके हमने मीनिंग पढ़ा उससे ही पता चल गया कि ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि व्यवसाय के अंदर जो क्रियाएं की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, धन कमाने से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि व्यवसाय के अंदर केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अगर कोई ऐसी क्रिया है जिससे धन नहीं कमाया जाता तो वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। आर्थिक क्रिया का तात्पर्य ये होता है कि माल और सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा, यानी कि आदान प्रदान किससे होगा, खरीद बेच से, क्रय विक्रय से होगा, और उनसे क्या मिलना चाहिए, आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। किसी भी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो। जैसे
एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। यहाँ पे क्या दिया है, दुकानदार। अब दुकान का मालिक जो होता है अपने दुकान के लिए जो कपड़ा वगैरह या हम कहते हैं जो भी जिस चीज़ की दुकान है उसका सामान खरीदता है और उसको लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बेचता है, तो उस क्रिया को ही हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। अदला बदली मतलब जैसे कि आप कपड़े की दुकान पर गए, कपड़ा आपने खरीद कर उसको बदले में क्या दे दिए, पैसे, तो एक्सचेंज होना चाहिए। अब जो कपड़े का व्यापारी है वो क्या कर रहा है, रूटीन में दिन में सारा दिन कपड़ा बेचता रहता है और उसके बदले में मनी लेता रहता है। इसी तरह से वो दुकानदार जो है जहाँ से कपड़ा खरीदता है वहाँ से कपड़ा ले लेता है और उसको वो क्या देता है, पैसे दे देता है। तो इसी को हम एक्सचेंज कहते हैं, अदला बदली करना, यानी कि मनी के अंदर। तो व्यवसाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण नितांत आवश्यक, हस्तांतरण ये होना जरूरी है। इसका अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उससे उस क्रिया को व्यवसाय नहीं कहेंगे। अगर मान लेते हैं, हमने कपड़े के व्यापारी का एग्जाम्पल लिया था, अगर वो कपड़े का व्यापारी जो होता है कपड़ा वहाँ से उठाकर अपने घर में प्रयोग करने के लिए दे देता है तो उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जो क्रिया है वो व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक पक्ष का हो गया, उसको इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उदाहरण दिया, यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है, या फिर इसने कहा कि खरीदने बेचने का जिक्र आया, तो अगर मान लेते हैं कपड़े का व्यापारी है, अपने घर का जो रसोई का सामान है वो खरीद कर घर पे लाता है, तो इसने ठीक है क्रय किया है, पर वो क्रय किस पर्पज से किया, आगे लाभ कमाने के लिए नहीं किया, वो केवल घर में यूज करने के लिए किया है, तो इस क्रिया को व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वही कपड़े का व्यापारी दुकान पर सामान बेचने के उद्देश्य से वो सामान खरीदता है तो वो व्यवसाय कहा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा, ये आगे इसी तरह का एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल बहुत है इसके अंदर। इसके बाद आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब ये देखो ज़रूरी है कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए, तो क्या एक ही क्रिया आप एक दिन कर लोगे, एक दिन माल खरीद लोगे, एक दिन बेच दोगे, तो क्या आप पूरे साल का प्रॉफिट एक दिन में कमा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतरता जरूरी है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो डेली या वीकली इस तरह से निरंतर होनी चाहिए। व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, या क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए, और वो होना किस उद्देश्य से चाहिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। यदि ये क्रिया लगातार न होकर कभी कभी होती है तो वह व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। मान लेते हैं एक उस दुकानदार का एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर लिया है। वो दुकानदार क्या करता है, अपना जो पुराना स्कूटर है वो बेच देता है और नया खरीद लेता है। अब देखो, इसने अपना पुराना स्कूटर बेचा है और नया खरीदा है, तो इसने खरीदने और बेचने की क्रिया तो कर ली, पर क्या इसको फ़ायदा हुआ? क्या वो नया स्कूटर खरीदा है वो आगे फिर बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो इस तरह से ना वो रोज़ रोज़ रेगुलेटिव भी नहीं है, दूसरा लाभ कमाने का मोटिव भी नहीं है आगे बेचकर, तो इस तरह से दोनों ही पॉइंट नहीं है। तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि ये जो क्रिया है वो व्यावसायिक क्रिया नहीं है। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है पर निरंतरता का अभाव होने के कारण व्यवसाय नहीं कहलाएगा। इसके बाद आगे आता है 4th नंबर पे प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अगर आप कोई भी क्रिया करते हो तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। ये बात अलग है कि बिजनेस में क्या होता है, हमारा मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, पर कभी कभी क्या हो जाती है, कभी कभी प्रयास करते करते हमें लॉस भी हो जाती है। पर हम ये नहीं कहेंगे लॉस होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यवसाय नहीं है। या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक चीज़ तो अवश्य होगी, पर जो भी हमारा मोटिव होगा वो यही होता है कि हम कुछ कमाएंगे, कुछ प्रॉफिट अर्न ही करेंगे। इसके बाद आता है रिस्क एलिमेंट। रिस्क क्या होता है? अब देखो, बिजनेस को हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ वो तो फूलों की सेज है, उसमें कोई हर्डल नहीं आएगी, हम एक बार स्टार्ट कर देंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस के अंदर पग पग पर, कदम कदम पर ये मानो कि कांटे भी है, कांटे मतलब समस्याएं भी है, और बहुत सारी ऐसे बाधाएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती है जो हमारी लॉस का कारण बन जाती है।
और बिजनेस में अगर हम एक छोटी सी भूल कर देते हैं या कोई एक समस्या अगर छोटी सी उसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं तो कई बार वो समस्या क्या करती है, पूरे बिजनेस को ही समाप्त कर देती है। तो इस तरह से हम जोखिम के बारे में ये कह सकते हैं कि बिजनेस में धूप छांव की तरह या सुख दुख की तरह बिजनेस में भी लाभ हानि जो होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। कभी प्रॉफिट हो गया तो कभी लॉस हो गया, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, कभी लाभ कभी हानि। तो इस तरह से इसमें भी रिस्क बना रहता है। इसके बाद आता है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ की उपयोगिता को बढ़ाना, वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन करते हैं। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ चेंज करके वो इस तरह चेंज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हो जाती है। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो उपयोगिता कई प्रकार से, किसी वस्तु को उपयोग कई प्रकार से उसकी उपयोगिता को आप बढ़ा सकते हो, यानी कि यूटिलिटी क्रिएशन कर सकते हो। एक जैसे कि 4 टाइप बताइए, स्थान की उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। तो इसके मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ। स्थान उपयोगिता क्या होती है, मान लेते हैं जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें रेती यूज होती है, आपने सुना होगा। वो रेती कहाँ मिलती है, नदियों में मिलती है। नदियों में उसका कोई उपयोग नहीं होता, अगर वहाँ नदियों से उठाकर हम उसको बाज़ार में ले आते हैं तो वो फिर उसको हम वहाँ पे पैसे में बेचते हैं। अब देखो नदी में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यूं ही पड़ी थी, बल्कि वो नदी का मुहाना चेंज कर रही थी। अब वहाँ से उठकर बाज़ार में आ गई तो उसकी उपयोगिता यहाँ बढ़ गई है। सेम इसी तरह से रूप उपयोगिता मान लेते हैं कोई एक सूखा हुआ पेड़ जंगल में पड़ा है, वहाँ उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ना वो फल दे रहा है ना वो छाया दे रहा है। अगर वही पेड़ वहाँ से उठाकर एक जो कारपेंटर है या बढ़ई है वो उससे फर्नीचर बना देता है तो उसकी उपयोगिता देखो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस फर्नीचर को तो हम डेली यूज़ करेंगे, पर जो सूखा हुआ पेड़ था उसकी वहाँ कोई उपयोगिता नहीं थी। तो इस तरह से उसके रूप को बदल दिया, रूप को बदलने के कारण उसकी उपयोगिता बढ़ गई। समय उपयोगिता क्या होती है, समय उपयोगिता जो होती है, मान लेते हैं जब गेहूं का उत्पादन होता है तब बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, अप्रैल के अंदर कह लेते हैं, और दिसंबर में देखें तो कोई गेहूं का उत्पादन थोड़ा ना होता है। तो ये समय का जो गैप होता है इसमें हम क्या करते हैं, गेहूं को लेकर स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में, बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनके अंदर, और जब इसकी ऑफ टाइम में जब डिमांड होती है, जब इसका उत्पादन नहीं होता है, तब वहाँ से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो अब इसमें समय यानी कि जो अप्रैल से दिसंबर जनवरी फरवरी तक का जो समय है, इस समय के अंदर उस प्रोडक्ट को संभाल कर रखा गया है, तो इस कारण से इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हो सकता है अप्रैल में तो इसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता ना समझे, जगह जगह गेहूं के ढेर नज़र आएंगी आपको। इसके बाद है स्वामित्व उपयोगिता। स्वामित्व, अगर स्वामी हम चेंज कर देते हैं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मान लेते हैं एक गंजा व्यक्ति है या जिसके सिर पर बहुत ही कम बाल है, उसके पास एक बहुत ही अच्छा सा कंघा है, तो आपको क्या लगता है उसकी कितनी उपयोगिता है? अगर गंजा है तो उसके पास कोई उपयोगिता होगी नहीं, धीरे धीरे गंजा हो गया हो, अब उस कंघे की तो कोई उपयोगिता रही नहीं। अगर यही कंघा अगर वो नाई की दुकान में दे देते हैं, वही कंघा नाई की दुकान में, उसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट में उसकी स्थान को चेंज करके, रूप को चेंज करके, समय के अंदर स्टोर करके या उसके स्वामी को बदल कर हम किसी भी प्रोडक्ट की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि, देखो पहले के ज़माना होता था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हम साम दाम दंड भेद द्वारा किसी भी तरीके को यूज करके बेचकर हम लाभ कमा लेते थे, पर नहीं, आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आज केवल वही परम लाभ कमा सकती है जो अपने उपभोक्ता को संतुष्ट करती है। यानी कि एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, ठीक बात है, ये तो सबका ही होता है,
लेकिन वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्ट होगा तो ही वो आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है या उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं है तो लाभ की इच्छा करना ही व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं है लाभ की इच्छा करने, क्योंकि अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होएगा वो खुद तो खरीदेगा नहीं, चार और को बताएगा कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है मत खरीदो, तो इस तरह चार और हट जाएंगे, वो चार आगे और बताएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, प्रोडक्ट खरीदना या बिकना बंद हो जाएगा, तो लाभ नहीं होएगा। तो व्यवसाय का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उपभोक्ता उसको पसंद कर रहे हैं, संतुष्ट है, तो वो क्या करेंगे, खुद भी यूज़ करेंगे, दूसरों को भी राय देंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट लो कि बहुत अच्छा है वो। तो इस तरह से अगर लाभ कमाना चाहते हो तो उपभोक्ता संतुष्टि होनी जरूरी है। व्यवसाय को सफलता प्राप्ति हेतु उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि ये नहीं कि हम क्या बना सकते हैं और क्या दे सकते हैं, वो नहीं चलेगा। उपभोक्ता क्या चाहता है और कैसी वस्तु चाहता है, कब कहाँ चाहता है, आप अगर वैसी ही वस्तु बनाकर उसको अवेलेबल कराओगे, उसको संतुष्ट करोगे, तभी आप लाभ कमा सकते हो और तभी आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हो। तो ये आज हमारा चैप्टर था कि बिजनेस और उसके फीचर क्या होते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।